नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सतीश जी, आज जिन खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले आज ज्येष्ठ अष्टमी है। आज के दिन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और खासकर हमारे कश्मीरी भाइयों को जो उनकी बहुत महानता होती है इसकी। बिल्कुल। बार बार जो हम स्टिकी बम बरामद हो रहे हैं उससे आने वाली अमरनाथ यात्रा पर एक खतरा मंडरा रहा है। और 17 जून को रक्षा मंत्री जो है वो जम्मू में आ रहे हैं। जम्मू ईस्ट के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता, जिनका कल निधन हो गया था, आज वो उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और सिद्धू मूसा जो है उसके गांव में भी अंतिम अरदास आज उनकी हो गई है। गर्मी बहुत है जम्मू में और गर्मी के साथ साथ लोगों को बिजली कट भी झेलने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज ज्येष्ठ अष्टमी के दिन की। ये बहुत महत्वपूर्ण कश्मीरी पंडितों के लिए सालाना मेला लगता है माता खीर भवानी के। और 2 साल बाद इस बहुत उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ा मेला लगेगा वहाँ पे और बहुत ही आशा थी इनको भी वहाँ जाने की। उनकी तैयारियाँ भी पूरी थी। वहाँ मंदिर को बहुत खूबसूरत सजाया गया था। चंडीगढ़ से एक स्पेशल आर्टिस्ट आए थे, उन्हें बहुत खूबसूरत से भवन को सजाया। लेकिन हालात पिछले दिनों जो बने उनको नज़र में देखते हुए इस बार बहुत कम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वहाँ पहुँच पाए हैं। यहाँ से 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ जाती, लेकिन 5 ही गाड़ियाँ गई होंगी। और वहाँ से अभी जो गांधरबल का डीसी है उसने भी काफ़ी इंतज़ाम किए हैं। मटन से और दूसरे जगह कश्मीरी पंडितों के इलाके हैं वहाँ पे उन्हें गाड़ियाँ भेजी हुई थी और उनको आना जाना फ्री रखा था सब था। लेकिन फिर भी एक डर, एक खौफ बना हुआ है, जिसके कारण इस जो उत्सव में जितना लोगों को शामिल होना था वो हो नहीं पाए। हाँ, जम्मू में भीड़ देखी जा रही है। जम्मू में माता खीर भवानी का मंदिर है, वहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखी गई है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों जो टारगेट किलिंग्स हुई खासतौर से राहुल भट्ट के मुद्दे पर, उसके बाद लगातार आंदोलन चलता दिखाई दिया, वो जो आज तक भी जारी है। हालांकि सरकार की ओर से तमाम तरह की कोशिशें की गई आंदोलन ख़त्म कराने की, लोगों को भरोसा दिलाने की कि भैया हम तो आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन वो जो लोग हैं, जो मुलाजम हैं, उनको सरकार पे भी यकीन नहीं रहा। बिल्कुल, ये सबके सामने खुली बात है, वो छुपी बात नहीं है। आज ठीक कह रहे हैं, आज का दिन बड़ा पुण्य दिन है ज्येष्ठ अष्टमी का। और माँ खीर भवानी, जिसे माँ रागेश्वरी भी कहा जाता है, और कहा तो ये भी का कहावत कि रावण ने उनकी पूजा की थी और माँ प्रसन्न होके उनकी फिर कुलदेवी बनी रावण की। लेकिन रावण के अत्याचारों से दुखी होकर माँ ने उससे मुक्ति चाही। और कहते ये भी हैं कि भगवान श्री राम ने जब लंका पर विजय हासिल की तो उन्होंने माँ की इस बात को पूरा करने के लिए हनुमान जी से कहा कि कोई सुयोग्य स्थान ढूंढा जाए। तो कहते हनुमान जी ने ढूंढा था ये तुलमुला का जो इलाका। ये कहावत है। और लेकिन यह है कि इसका जो जीर्णोद्धार जिसे कहा जाए, एक भव्य मंदिर की शक्ल जो दी वो महाराजा ने सन 1912 में। तो मैं समझता हूँ इसका एक बड़ा गौरवशाली और धार्मिक महत्व का इतिहास रहा। और ख़ास तौर से कश्मीरी पंडित समुदाय, उन्होंने हमेशा माँ के आगे जाकर समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थनाएं की हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में आपने खुद जिक्र किया था, हमको मालूम भी है कि जब कोई इस प्रकार का अनिष्ट का समय आता है तो वहाँ का जल जो है वो वहाँ से कलर बदलने शुरू कर देता है। हालांकि सरकार की ओर से बेहद भरोसा दिलाया गया। जम्मू और रेस्ट ऑफ इंडिया में जो समुदाय के लोग रह रहे हैं, ये बात नहीं सिर्फ कश्मीरी पंडित, ठीक है, बाहुल्य में कश्मीरी पंडित समुदाय, बाकी डोगराज और दूसरे लोग भी खीर भवानी का जाके मत्था टेकते हैं, जैसे माँ वैष्णो देवी। तो मैं समझता हूँ सरकार के तमाम भरोसों और दावों के बावजूद, आपने जिक्र किया कि दिल्ली यहाँ जम्मू से कोशिश किया रहे थे मंडल आयुक्त खास हमारे रमेश कुमार कि 50 एक बसें भरी आए, लेकिन बसें 5 से 7-10 बसें भरी और 200 से 250 लोग मुश्किल से वहाँ जा पाए।
और आपने खुद कहा वैली का मटन का इलाका है, बारामूला का, दूसरे तीसरे इलाकों में पॉकेट्स में स्कैटर्ड कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग रह रहे हैं, वो भी पूरे भरोसे के साथ वहाँ पर शिरकत नहीं कर पाए पूरी संख्या में। मेला लगा, मेला ये मान के चलिए चूँकि शासन और प्रशासन और दिल्ली की सरकार चूँकि उसके अधीन है, उनके लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल था कि अगर हम ऐसे ही जाने देंगे, जिस तरह यहाँ पर शादीलाल पंडिता जगती का जो नेता है कश्मीरी पंडित समुदाय के एक संगठन के, और लोगों ने भी बहिष्कार की बात कही थी कि हम नहीं जा पाएंगे चूँकि सुरक्षित नहीं है। तो हम समझते हैं कि माँ खीर भवानी, चूँकि हमें भी सौभाग्य मिला, आप तो गए ही हैं कई बार उसके दर्शन करने का, वास्तव में वहाँ जाओ तो मन और प्राण एकदम शांत स्वभाव में दिखाई देते हैं। और हम ये ज़रूर कहेंगे कि टारगेट किलिंग का साया आज सालाना उत्सव में भी साफ तौर पे दिखाई देने लगा। सी जी, खासकर जब 90 के बाद जो वहाँ से जब कश्मीरी पंडित निकल आए, तो वो हम उनके दिल में श्रद्धा तो हमेशा रही है भगवान की, हर अष्टमी में उसको याद किया जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जा नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन कुछ सालों से वहाँ पे लगातार मेला लग रहा था और पूरी श्रद्धा के साथ सोचते थे कि हम सिक्योरिटी में जा रहे हैं और हजारों की संख्या में जाते थे, उसमें माथा टेकते थे, सब अपने जो रीति रिवाज थे वहाँ करते थे। और चूँकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल नहीं हो पाया, तो इस साल बड़ी आशाएं थी, बहुत ज़्यादा आशाएं थी, खासकर कश्मीरी समुदाय को भी बहुत आशाएं थी और वहाँ के लोगों को भी बहुत आशाएं थी। सबको यह था कि इस बार काफ़ी लोग यहाँ पे आएंगे। हालांकि जितने भी लोग गए हैं उन्होंने यही कहा है कि वहाँ के लोकल लोगों ने, जो मुस्लिम है वहाँ के, उन्होंने खुले हाथों से, खुली बाहों से हमारा स्वागत किया है और हमारी बड़ी इज्जत की है। लेकिन ये टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस पर तो एक बड़ी लंबी चर्चा और हो सकती है। एक ये डर ऐसा खासकर इन्हीं दिनों जो हुआ है, अगर आगे पीछे भी होता तो शायद इस पर इतना प्रभाव न पड़ता, लेकिन चूँकि इसी महीने में, एक आध महीने में ही सारी ये चीज़ें सामने आई हैं, उसकी वजह से यात्रा जो है इसमें वो चीज़ नहीं रही। नहीं, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने ठीक कहा, हमने खुद विजुअल देखे किस प्रकार लोकल जो मुस्लिम हैं फूल मालाओं के साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जब इस तरह का दृश्य दिखता है तो फिर लगता है कि शायद आतंकवाद नहीं है, लेकिन जब टारगेट किलिंग होती है तो आंखों के सामने दूसरी पिक्चर लहराने लगती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टारगेट किलिंग का मामला है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान कर रहा है। चूँकि हम देखते हैं यहाँ की शासन हो, अफसर हो, दिल्ली के अफसर हो, वो बार बार ये कहेंगे पाकिस्तान 70 साल से शासन बन रहा है। सवाल ये है कि आप उसकी साजिशों को विफल कैसे कर रहे हैं। हम इस बात के लिए भी मुबारक देते हैं कि आप सुरक्षा बलों ने, खासतौर से सेना ने, पुलिस ने, अर्धसैनिक बलों, CRPF, BSF ने मिलकर भारी तादाद में टेररिस्टों को मार गिराया है। लेकिन स्थिति फिर जस की तस है। अगर टारगेट किलिंग फिर भी होगी तो जो अभियान चलाए गए, जो मेहनत की गई, अच्छा कुर्बानियाँ भी हुई हमारे सुरक्षा बलों की, हम उनको सलाम करते हैं, उनकी कुर्बानियाँ भी नहीं भूली जा सकती। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, चूँकि आज जिस प्रकार से ये सरकार के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था कि माँ खीर भवानी में मेला लगे, चूँकि इसी महीने 30 तारीख से सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, और अगर आज ये रंग बिल्कुल नहीं हो पाता तो जाहिर है कि इस पे जो शरारती एलिमेंट थे, प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट, उनके हौसले लाजमी तौर पे बुलंद होते। और इसका भी ऊपर भी जो जैसे स्टिकी बम मिलते हैं, आपने देखा भी दशरथ टाउन से यहाँ जी कल कानाचक में मिले हैं और उससे और भी इससे पहले भी जो ड्रोन खिलाया था, तो ये स्टिकी बम जो मिल रहे हैं, इससे भी लग रहा है ये अमरनाथ यात्रा में पाकिस्तान विलंग डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है किसी भी गाड़ी के नीचे आसानी से लगाया जा सकता है और 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो ब्लास्ट हो सकता है। इसको देखते हुए भी अमरनाथ की यात्रा के ऊपर भी खतरा बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम एक पिछले प्रोग्राम जिक्र कर चुके हैं कि स्टिकी बम का पहली बार जो जिक्र आया वो नई दिल्ली में इजरायली दूतावास की गाड़ियों में उनके धमाके के बाद सामने आया, कुछ साल पहले की बात है। तब समझ आया सुरक्षा जो स्टिकी बम भी है।
और यहाँ हालांकि आपको याद है कि पिछले महीने जब कटरा में बिल्कुल यात्रियों से श्रद्धालु बड़ी बस में धमाका हुआ था, रियासी जिला पुलिस ने उसको बड़े हल्के में लिया था और कहा था जी ये इंजन में धुआं उठा और आग लग गई। जबकि मैं समझता हूँ कि जो पुलिस की एजेंसीज होती हैं वो छोटी छोटी चीज को स्मेल करती हैं कि ये धमाका किस चीज का हो सकता है। जम्मू पुलिस ने भी उनके बात को एंडोर्स करने की कोशिश करी कि नहीं जी वो ऐसे ऐसे था, लेकिन देखिए ये बात तब खुली, तब पुष्ट हुई स्टिकी बम की जब देश की सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद जांच एजेंसी एनआईए ने ये कहा कि हमें लगता है कि स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया। ये पहला उनका हमें लगता है कि शायद उन्होंने ट्रायल करने की कोशिश करी कि हम अगर कुछ करेंगे तो क्या ये हमारा साजिश जो है कहाँ तक फलीभूत हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ से लेकर दिल्ली तक जितनी खुफिया एजेंसीज हैं, जितनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन सब के जो हेड्स हैं, कमांडर्स हैं, उन सब की विज्ञप्तियाँ तंगी कि ये एक नया हथियार, जैसे ड्रोन को नया हथियार इस्तेमाल किया, अब स्टिकी बम भी एक नया हथियार के तौर पर है। कल जिस प्रकार बच्चों के खाने के टिफिन में आईडी लगे मिले, आप देखिए वो तो शुक्र है कि हमारे सुरक्षा बलों ने टाइम से उसको पकड़ा, डिटेक्ट किया, जो भी किया। और अगर वो टिफिन दान किसी अनजान बंदा पकड़ तो कितना बड़ा धमाका, एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन हमें इससे संतोष नहीं करना, बात फिर वहीं आती है कि आखिर ये कौन, इसको रिसीविंग हैंड कौन है, उसके बारे में आज तक सुरक्षा एजेंसियों को, खासतौर से पुलिस को, कोई सफलता मिलती दिखाई नहीं दी है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, आखिर वो कौन देशद्रोही हैं, OGW, स्लीपर सेल, वो कौन है आतंकवादियों के एजेंट जो कि इन चीज़ों को रिसीव करने के लिए आने थे और लेकिन नहीं आ पाए। इसका मतलब ये है कि अगर भारत पाक सीमा के इलाके में ये चीज़ें बार बार आ रही हैं तो कोई ना कोई तो लोकल लेवल पे कोई तो है। और इस और भी सुरक्षा एजेंसियों को थोड़ी और मेहनत करके इन देशद्रोहियों को ढूंढना होगा जो कि देश में तबाही के लिए एक कड़ी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सी जी, आज एक और दुख भरी खबर है कि जम्मू ईस्ट के जो MLA थे राजेश गुप्ता, उनका देहांत हो गया कल। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। वह भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे और असेंबली में भी एक 6 साल तक वो रहे और बड़े अच्छा वो एक जम्मू ईस्ट को लेके उन्होंने बहुत काम किया है और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उसने बहुत काम किया है। लेकिन कुछ अरसे से वो बीमार चले आ रहे थे। उनकी पहले भी कोई ब्रेन सर्जरी हुई थी, उसके बाद उनको बीमार हो गया। कल अचानक पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु की बात सुन के बहुत दुख हुआ है यहाँ पूरे जम्मू शहर को। एकदम जैसे समाचार सामने आया तो बड़ा लगा कि ये कैसी, ये भगवान करे ये गलत हो, क्योंकि अभी छोटी ही उम्र थी और एक होनहार नेता था और उसके बारे में ये जानकर बहुत ही दुख हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इनसे मेरे व्यक्तिगत बहुत में नहीं रहे, हालांकि बीजेपी के बड़े नेता इनसे मेरे व्यक्तिगत, लेकिन मैंने इनको जो सुना और देखा, जितना देख पाया, ये डाउन टू अर्थ आदमी थे। ये इन्होंने जो काम किए शहर के अंदर, देखिए जगह जगह आप जाएंगे आपको गर्मी के अंदर ठंडे पानी के वाटर कूलर जितने भी लगे हैं ये राजेश गुप्ता ने लगवाए। और जबकि जम्मू शहर से कई लोग MLA बने और MLC बने, किसी ने इस प्रकार का काम नहीं किया, लेकिन राजेश गुप्ता ने किया। हम समझते हैं कि राजेश गुप्ता एक जमीनी कार्यकर्ता थे भाजपा के, और भाजपा के नेता भले आज भारी तादाद में वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के अरमान भल्ला, योगेश साहनी पार्टी लाइन से उठकर, चूँकि उनको लगा कि एक अच्छा नेता हमारे बीच से चला गया, पार्टी पॉलिटिक्स का अलग बात है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, कविंदर गुप्ता, देवेंद्र राणा और बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि ये जम्मू ईस्ट के लोगों के लिए एक नुकसान है, क्योंकि जो MLA होकर भी कार्यकर्ता की तरह काम करता है। और इसके इनके बारे में देखिए, अच्छाई बुराई तो हर इंसान में आने से वो खुदा बन जाए। तो आज मौका ऐसा है कि उनके अच्छे कामों को याद किया जाए, और हम समझते हैं कि PP न्यूज़ लाइन उनको अपनी इस मौके पर भावांजलि अर्पित करता है कि इस प्रकार के नेता आगे आने चाहिए। और उनको पता था कि शहर का इलाका बड़ा छोटा है और यहाँ पे श्रद्धालु भी आते हैं, अमरनाथ के यात्री हों, माँ वैष्णो देवी की हों,
चूँकि अब छबीलों वाला दौर तो चला गया, लेकिन उन्होंने जगह 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 ठंडे पानी के कूलर लगवा रखे थे अपने जो एमएलए फंड था। जी, तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि उन्होंने मानव की सेवा भी की है। बिल्कुल सही कहा। सीजी पिछले दिनों जब सिद्धू मूसेवाला जी। उसका जो कत्ल हो गया था, उसके गाँव में, जो मूसेवाला गाँव में आज उनकी अंतिम अरदास हो गई है जी। वहाँ पे, और काफ़ी लोग मौजूद थे, उनको चाहने वाले भी बहुत थे, नेता थे, कांग्रेस के नेता भी थे, आपके भी नेता थे, अकालियों के भी थे, और उसके पिताजी भी बहुत भावुक थे आज, क्योंकि आज के बाद सभी अपने अपने कार्यों में मस्त हो जाएंगे, और लेकिन जो नुकसान, जो दुख घर वालों को मिला है वो सारी उम्र के लिए मिल गया आपको। बिल्कुल, देखिए ना, माँ बाप की इकलौती संतान थी, इकलौता बेटा था, और उनके पिता की मैं बात सुन रहा था कि किस तरह वो तीसरी के चौथी क्लास में पढ़ता था, गांव में स्कूल नहीं था, साइकिल से जाता था वो, और किस तरह उसने ग्रो किया। उसको पता कि मैं सरकारी मुलाजिम था, कहता है मेरे से कभी पैसा नहीं मांगा। उसको गीत लिखने का शौक़ था, कहता बचपन से ही उन्होंने गीत लिखने शुरू किए। कहता अब समय आया था चैन से थोड़ा जीने का। और देखो, इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद उस पिता के मुंह से कोई किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं निकले। निजी ये घटना ऐसी होती है कि दुश्मन के साथ भी ना, हम कहते हैं, जिसका इकलौता बेटा हो और इस तरह चला जाए, और इस तरह से उसकी निशंस हत्या कर दी जाए वैश्याना तरीके से, तो इस पे मैं कह रहा हूँ, ये समझ लीजिए पंजाब का जो लोक संगीत है, मेरा अपना अनुभव कहता है, मैंने बड़े बड़े गीतों को, लोक गायकों को सुना है, ये लगता है सबसे ज़्यादा लाडला बन के उभरा और इसलिए आंखों में आ गया। और अंडरवर्ल्ड की जो फिरौती का धंधा है वो भी कहीं ना कहीं बड़े इसमें पेच हैं जो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इस प्रमाण नहीं है। हम सीधी बात बताएं, इसमें कई पॉलिटिकल एंगल, कई एंगल आते हैं, लेकिन चूंकि हम तो हैरान ये हैं कि सबसे बढ़िया कि पंजाब सरकार जो है, इसमें जिस 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 कद का ये शख्सियत थी, उस हिसाब से लगता है इन्वेस्टिगेशन की गति जो है उस लेवल की गति नहीं है। अब तक बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। पूरी दुनिया में इसके मुरीद हैं सिद्धू मूसेवाला के, और उनकी माँ देखिए, कहते हैं सरपंच है इस गांव की, और कहते हैं हमारे गांव में स्कूल नहीं था। मतलब उस मुफलिसी और गरीबी और तंगहली में इस आदमी ने अपने को आगे बढ़ाया और पूरे मानसा जिले का नाम रोशन किया। वो अलग बात है कि चुनाव में आज मानसा के लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी भूल की कि इसको चुनाव में जिताया नहीं, आज फील कर रहे हैं। और हजारों के तादाद में मौत के वक्त, तो मौत से लेके अब तक, ये आज अंतिम अरदास थी। और जो वहाँ सिंह साहिबान थे गुरुद्वारा अमृतसर साहिब से आए थे, स्वर्ण मंदिर से, उन्होंने भी बड़े मार्मिक तरीके से इनके बारे में बताया। तो हम समझते हैं कि परमात्मा इनको चरणों में अपना वास दे। और जो माँ बाप का जो दुख है, आपने ठीक कहा, लोग चले जाएंगे अपने अपने घरों को, लेकिन जब वो अकेले दो सिर जोड़ के बैठेंगे माँ बाप, उनको सामने आंखें, तो उसकी पिक्चर तो उसी घूमेगी सिद्धू मूसेवाला की। कभी उसकी शादी करनी थी, उसकी सगाई हुई थी कनाडा में, बहुत सी चीज़ें, उन्होंने अरमान पूरे करने थे अपने, लेकिन वो सब अरमान उन जिन लोगों ने हत्याएं की, सब उन्होंने मटियामेट कर दिया। तो हम पीबी न्यूज़ लाइन की ओर से भी आज उस पुण्य आत्मा को अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसा लोक गायक जिसने 3-4 वर्ष के अंदर ही अपने को क्षितिज पर पहुंचा दिया, और लोग लाखों नहीं करोड़ों उसके मुरीद बन गए थे। सीजी, गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है जम्मू में इस वक्त, बहुत ज़्यादा गर्मी, 44 से लगभग पारा चल रहा है, और गर्मी के साथ साथ जो है बिजली के जो कट लग रहे हैं वो और भी परेशान कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। खासकर रात के वक्त सोए हुए अचानक आप पसीनों पसीने हो जाते हैं, आपकी बिजली बंद हो जाती है, आपका पंखा बंद हो जाता है, बुरी हालत हो रही है इस वक्त। और बार बार लोग सड़कों पे भी उतर रहे हैं बिजली और पानी के लिए, लेकिन हालात वहीं के भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, पिछले दिनों कितना इन्होंने वायदे किए कि हम शेड्यूल कट हमारा ये है, इसके बाद रात को कट नहीं लगेगा। उसके बावजूद अब यकीन किस पे करे? अगर हाकिम ही इस तरह की झूठ बोलेगा तो आदमी किस पे जाके यकीन करेगा? शासन प्रशासन, लोग क्या करता था पहले, अगर डीसी या गवर्नर कोई बात करता, चीफ मिनिस्टर कहता था नहीं यार डीसी साहब ने कहा, गवर्नर साहब ने कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा। अब किस पे यकीन करे?
लोग को लगता है कि ये सब बेवकूफ़ बनाने के हथियार हैं कि बिजली नहीं कटेगी। एक तो लोग वैसे, और इस मौसम में जिस प्रकार का 44-45 डिग्री का टेम्परेचर है, जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए तो बड़ी मुसीबत की बात है। बहुत उनको सुरक्षित रहना, बचाए रखना बेहद मुश्किल है। और ऊपर से बिजली कट, रात को आदमी सोना चाहता है, बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, रात को सोएंगे नहीं, सोए क्या परीक्षा देंगे। तो बहुत सी समस्याएं हैं। और ये तब स्थिति है वो जबकि हमारी स्टेट बिजली उत्पादन में बहुत रिच है, और फिर भी चिराग तले अंधेरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।